बेटा आज के लेक्चर 2 में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी उसका यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, लिमिटेशंस। और दूसरा जो पार्ट है वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। दोनों को हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शंस। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्डोल कंडेंसेशन की लिमिटेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला पॉइंट देखिए, लिमिटेशंस का अर्थ है कहाँ पर ये रिएक्शंस काम करती है और किन कंपाउंड्स पर काम नहीं करती है। तो यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट कि एल्डोल कंडेंसेशन इज ए पॉसिबल ओनली व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, उनमें एल्डोल संघनन की क्रिया होगी। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल एस्टल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, डाई एराइल कीटोन्स डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। यानी फॉर्मल्डिहाइड है, ट्राई मिथाइल एस्टल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, डाई एराइल कीटोन्स हैं, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कार्बोनिल कंपाउंड के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दूसरी चीज, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एस्टल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, डाइएराइल कीटोन्स, ये हमारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। तीसरी बात, फॉर्मल्डिहाइड के केस में हम आपको बताएं कि ये कुछ स्पेशल कंडीशन में एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन देता है। ओके, आगे अब बात होती है, अगली है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट। यानी जो हमारे एल्डोल प्रोडक्ट हैं अगर हम उनका डिहाइड्रेशन करते हैं तब क्या प्राप्त होगा। लास्ट लेक्चर में बताया था कि एल्डोल का डिहाइड्रेशन करने पर हमको क्रोटोनल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्रोटोनल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो डिहाइड्रेशन करेंगे वो दो तरीके से करेंगे, एक एसिड की प्रेजेंस में और एक बेस की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एसिड की प्रेजेंस में अगर हम एल्डोल का डिहाइड्रेशन करें तब प्राप्त क्या होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एल्डोल है। एल्डोल को मैंने क्या किया, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इसको मैंने हीट कर दिया। तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्रोटोनल्डिहाइड में। जो क्रोटोनल्डिहाइड होता है प्यारे बच्चों, इसको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोला जाता है। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर होता है। कहानी क्लियर हुई? प्लस H2 दिखा है। अगर आप इसको IUPAC के बेस पर इसका नाम लिखना चाहो तो यहाँ पर 4 कार्बन है, ब्यूट है, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में 2 इन हो जाएगा और एक पर CHO लगा है तो 1 अल हो जाएगा। तो ब्यूट 2 इन 1 अल या ब्यूट 2 इनॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? या फाइनली जनरल नेम इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? क्रोटोनल्डिहाइड, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोल देते हैं। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर एल्डोल का अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्रोटोनल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब मैं इसको थोड़ा मैकेनिज्म फॉर्म में यहाँ पर समझ लेता हूँ। क्या समझ लेता हूँ कि अगर हम एल्डोल लिया आपने और इस एल्डोल पर क्या करें, H+ कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम एसिड से। ये कहाँ से आता है प्यारे बच्चों? एसिड से आता है। ये जो आपका है वो एज ए काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका सीधे क्या करेगा, जो H+ है ये एल्डोल के OH ग्रुप पर क्या करेगा? ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो OH है ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो सीधे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और इसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। अब जान रहे हो कि यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? H+ के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अब ये पहला आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही H+ जो OH से चिपकेगा तो क्या बन जाएगा? OH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH2 बन जाएगा। और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए। ओके, और अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पर OH2 बना और ऑक्सीजन पर आपने क्या दिखा दिया? पॉजिटिव दिखा दिया। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया पूरा कंपाउंड एक अनस्टेबल की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, न्यूट्रल रहना चाहिए। अब क्या होगा? अब होगा ये कि इसकी फैमिली में थोड़ी सी हलचल मचेगी। क्या हलचल मचेगी? अब ये जो जो OH2 है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये जो H+ जुड़ गया है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से वाटर की फॉर्म में, नहीं यहाँ से जो इस वाले जो आपका एक कह सकते हैं इंटरमीडिएट बना है, जो बाई प्रोडक्ट बना है, यहाँ से क्या होगा? इस सिस्टम से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। कैसे निकलेगा समझो। ये आपका देख पा रहे हो, ये सिग्मा बॉन्ड है,
इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है। ये पूरा आपका सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा, यानी कुल मिला के 21 फॉर्म में सिस्टम से बाहर हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर होगा। जैसे यहाँ से वाटर की फॉर्म में बाहर होगा तो इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और इस वाला ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सीधे आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपका जो सिग्मा इलेक्ट बॉन्ड है ये सीधे कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में आ जाएगा, और एक मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होगा। क्या बॉन्ड हो जाएगा, एक मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये जो आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा दैट इज क्रोटोनल्डिहाइड, जिसको हम लोग ब्यूट टू इनॉल बोल देते हैं, या इसको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोला जाता है। अगेन बी आर रिपीटेड, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, एल्डोल ले लिया, इस एल्डोल पर इस H प्लस की क्या कराई, अटैक कराई, ये H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ये OH पर ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, कुछ इस तरीके का ये बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही H पॉजिटिव इससे जुड़ा, क्लियर, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये OH2 क्या होगा, मींस ये वाटर की फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलेगा इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलेगा और अपना बॉन्ड यहाँ पर गिरा देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, एस, एक क्रोटोनल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या समझा कि एल्डोल का एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करने पर आपका क्रोटोनल्डिहाइड बनता है। ये क्रोटोनल्डिहाइड क्या होगा, बाय रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। अगर चाहूं तो इसका रिजोनेंस आप यहाँ पर समझ लो क्या हुआ, ये हमारा क्या बना, क्रोटोनल्डिहाइड बना, या इसको ब्यूट टू इनॉल इन वन अल बोलते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से कार्बन की काउंटिंग कर ली। आप जानते हो कि अगर इसमें थोड़ा सा रिजोनेंस अगर दिखाएं, क्योंकि रिजोनेंस की कंडीशंस होती हैं, भाई डबल है, सिंगल है, फिर डबल है, और फिर लोन पेयर है, ऐसा समझो सिंगल डबल लोन पेयर रिजोनेंस होना होना है, तब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये 1 और 2 के बीच में शिफ्ट करेंगे, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, ये पहला स्ट्रक्चर है। जैसे ऐसा करोगे एक स्ट्रक्चर दूसरा मिलेगा, क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है, अब ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, और इसका पाई इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। और यहाँ पर 3 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसके कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका रीजन है, रीजन ये, भाई डबल बॉन्ड 3 और 2 से गया है ना, 3 और 2 से गया है, तो भैया एक बात बताइए कि इसमें लॉस 3 वाले कार्बन का है ना, क्योंकि उसका भाई 2 वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो इधर से एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो नंबर 3 कार्बन पर आएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में, और यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका सेकेंड प्राप्त होगा, इसको पहला मान लेते हैं। क्लियर, अब क्या हुआ, अब ये स्ट्रक्चर जो सेकेंड है वो स्ट्रक्चर थर्ड में कैसे कन्वर्ट हुआ उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ से स्ट्रक्चर जो 2 है वो स्ट्रक्चर थर्ड में कैसे चेंज हुआ, ये जो CH3 आपको दिख रहा है, इस CH3 को कुछ इस तरीके से हम लिखने वाले हैं, ऐसे लिख लिया, ACH पॉजिटिव लिख लिया, और यहाँ पे CH कर लिया, और CO निगेटिव कर लिया, और AH कर लिया। क्लियर, अब क्या होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में इस ऑक्सीजन के पास जाएगा H प्लस की फॉर्म में। ओके, ये वाला बॉन्ड यहाँ गिर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। जैसे बॉन्ड गिरेगा ए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये आपका हो गया CH और डबल बॉन्ड CH, और ये आपका क्या बन गया प्यारे बच्चों, OH आ गया। क्या बन गया आपका, OH आ गया। कहानी क्लियर हुई। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, यानी कुछ एक तरह का अगर देखा जाए टाटोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा। तो क्या बन गया, CH2 CH CH2 और C डबल बॉन्ड OH बन गया भाई। तो ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर थर्ड में कैसे कन्वर्ट हुआ वो आपके आंखों के सामने है। ये वाला जो हाइड्रोजन है एक वो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। क्लियर, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला फिर जो हाइड्रोजन, भाई इसको इस तरीके से लिखेंगे ना,
तो फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ गिर जाएगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा जिससे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल। फिर अगले केस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड सॉरी ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा ब्यूट 3 in 1 ऑल। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका क्रोटोनल्डिहाइड है बाय रेजोनेंस आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है कि अगर हम एल्डोल का बेस की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कर दें तब क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एल्डोल है और यहाँ पर हमने बेस उठा लिया OH। ओके, ये बेस OH क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को बलगलाएगा, कहेगा चलो यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा H+ की फॉर्म में और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर गिरेगा। जैसे बॉन्ड यहाँ पर गिरेगा, जब जैसे लगेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने वाला है, उसी दौरान तुरंत यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा, तो क्या हो जाएगा CH3 रहा, CHOH ऐसे ही रहा, CH, और ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया। और ये जो है हाइड्रोजन वो प्रोटॉन की फॉर्म में इस OH के साथ चला जाएगा, अर्थात वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। और क्या हुआ आपका CO निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड भी तो क्या होगा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और इस कार्बन पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और फिर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये वाला बॉन्ड न्यूट्रलाइज करेगा। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन का दोबारा रीअरेंजमेंट कैसा होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये नेगेटिव है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ये दोबारा यहाँ पर क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। जिससे मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो OH है वो यहाँ से निकल जाएगा। रीअरेंजमेंट करना गलत होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ से OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, सिस्टम से बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपका क्रोटोनल्डिहाइड बना। अगेन वी आर रिपीटेड, ये आपका एल्डोल है। इस एल्डोल पर ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, ये सीधे आके यहाँ से इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यानी इसको H+ की फॉर्म में बाहर निकालेगा, अर्थात ये वाटर की फॉर्म में सिस्टम से बाहर हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे एक मल्टीपल बॉन्ड बनेगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा। अगले स्टेप ये बना इनोलेट आयन। अब इनोलेट आयन में क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा क्योंकि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड बना देंगे, जिससे क्या बन जाएगा आपका क्रोटोनल्डिहाइड। इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम एल्डोल का डिहाइड्रेशन कर दें, क्लियर, तो इसका डिहाइड्रेशन एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में होता है, जिससे हमारे दोनों कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसका सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंट है इसका, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रोटोनल्डिहाइड है और क्रोटोनल्डिहाइड से अलग अलग आप चीजें बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना सकते हो। सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको बनाना हो तो आप अनसैचुरेटेड एल्कोहल बना सकते हो। आप क्रोटोनल्डिहाइड से क्या बना सकते हो, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। कैसे, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 का यूज करो, क्लियर, और क्या बना सकते हो आप, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बना सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास Ag2 है तो इसके साथ आप मिलकर क्या बना सकते हो, अनसैचुरेटेड एसिड बना सकते हो, अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोटोनिक। ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो IUPAC होता है क्रोटोनल्डिहाइड का, तो इस तरीके से ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो इसको अल्फा बीटा के बेस पर कहा जाता है। क्लियर, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या केवल अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोल दो, किसको, क्रोटोनल्डिहाइड को। इसी वजह से ये यहाँ पर ध्यान रखना कि जो क्रोटोनल्डिहाइड है इसको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ना कह के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहना ज्यादा ठीक रहता है। तो क्या हुआ, ये क्रोटोनल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड Ag2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। एक तो ये बन गया। दूसरा, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं तो क्या बना देंगे हम, अनसैचुरेटेड एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल, बार बार एसिड निकल रहा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल। ओके। तीसरा क्या है, तीसरा है कि अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कर दें तो ये क्रोटोनल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड एल्कोहल में। तो इस तरीके से इसका सिंथेटिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि आप क्रोटोनल्डिहाइड से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस लेक्चर 2 में हमारा पूरा एल्डोल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिक्स एल्डोल पर बात करने वाले हैं।